उसने फिर मुझे कहा कि यार हमारी काफ़ी टीम जो है वो पाकिस्तान पे है और इस टाइम फिर वीज़े के हालात बहुत मुश्किल हुए हैं हमारे लिए। फ्यूचर में जो बिज़नेस ओनर्स होंगे ना, वो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स होंगे। अगर उसी टाइम पे आपके ज़हन में कोई स्क्रीन बन रही है, तो उसका कुछ स्केच बनाओ। तो ये क्या है, आप जब बाद में आप बैठोगे, क्या हुआ था, ये मिस था, वो मिस था। प्रोडक्ट बेस में आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैंडल करते हो काफ़ी ज़्यादा, और उसमें और चीज़ें बिज़नेस नीड बड़ा देखना पड़ता है, फिर लीडरशिप को देखना पड़ता है, काफ़ी उनको कैसे चल रही है लाइफ दुबई में? लाइफ़ यार बस है, यूएई है, क्या ही कर सकते हैं। काफ़ी फ़ास्ट है इधर लाइफ़। इसका क्या मतलब है? फ़ास्ट से मतलब ये है ना कि आपको नहीं पता कब दिन हुआ, कब रात हुई और कब आप सो गए, और अगले दिन फिर वही रूटीन। सही, सही। आप कितना टाइम और मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। सही, सही, सही। ठीक है। ज़ैन भी अगर हम स्टार्ट करें आपके इंट्रोडक्शन से या कहाँ पे रहते थे पहले? पहले यकीनन आप पाकिस्तान से थे, फिर आप वहाँ गए। डिज़ाइन में कैसे आए? पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन से शुरू कर ले कि डिज़ाइन में कैसे आए? यार बेसिकली ऐसा सीन था ना, मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का, हुँ। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। सो उसमें कोर्स था एचसीआई, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। और फाइनल ईयर में होता जा के नहीं, लकीली हमारा ये हुआ था, हमें मिल गया था वो 3rd सेमेस्टर आई गेस, हाँ, 3rd में। तो जो हमें प्रोफ़ेसर मिल गए थे, वो थे काफ़ी नेक्स्ट लेवल। शायद आपको, अगर आप सीएस से हो, आपको पता हो, तो उनका नाम मैं भी भूल गया हूँ यार, थोड़ा पॉडकास्ट का प्रेशर है पहली दफ़ा। वो थे डीन हमारी यूनिवर्सिटी में, कैसल दुरानी नाम था उनका। नेक्स्ट लेवल वो आईटी में इंसान थे। तो उन टाइम जब वो तो मैंने सुना हुआ है नहीं है। हाँ, वो काफ़ी फ़ेमस हैं। सीएस में भाई वो गॉड लेवल पे हैं। ये हुआ था, उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ना हमें स्टोरी टेलिंग की एक असाइनमेंट दी थी। उन्होंने कहा था वेदर डिज़ाइन करो या इमेजेस क्रिएट करो किसी चीज़ की स्टोरी टेलिंग की। तो मेरे मैथ्स कम्युनिकेशन में काफ़ी दोस्त थे, तो मैंने कहा यार क्या है क्रिएट करना, इमेजेस बनाते हैं। तो तब मैंने स्टोरी की ना इमेजेस बनाई थी, तो उधर से मेरा इंटरेस्ट हुआ था यार, ये कोर्स कोई मज़ेगा है। क्योंकि कोडिंग में मैं अच्छा था नहीं। जो सीधी बात है। तो अब इंटरेस्ट बना, तब था बाल्सैमिक पे, हमने उस सेमेस्टर का ना जो प्रोजेक्ट था वो किया था बाल्सैमिक पे, मतलब एडोब एक्सडी से भी पहले। अच्छा। तो उस पे किया, फिर वो था मेरे माइंड में उस चीज़ का ना। बाकी फिर ये था कि कोरोना आ गया, उसमें थोड़ा यही था, सोसाइटीज़ वगैरह में थी एक्टिविटीज़, तो ग्राफ़िक्स का भी ना काम बीच-बीच में उनके लिए करना शुरू कर दिया था। तो हुँ, थोड़ा था ग्राफ़िक्स रिलेटेड ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का ना। हुँ, तो फिर सीन ये हुआ कि मैंने तब छोड़ दिया था, फिर जब एफएपी आया तो तब मैं थोड़ा लाइफ़ में सीरियस हुआ लास्ट ईयर में। हुँ, मैंने कोडिंग वगैरह शुरू कर दी थी। तो उसके बाद क्या था, जो मेरा एफआईपी का था, उसका जो प्रोजेक्ट था उसको मैंने बनाया था एडोब एक्सट्रीम में, उसका डिज़ाइन सारा ऐप का ना मेरे दोस्त के साथ। तो मेन रीज़न ये थी, मेरा जो दोस्त था ना, जो हमारा ग्रुप लीड था, वो भी यूआई यूएक्स में बहुत अच्छा है। फरहान नाम है उसका। तो वो करता था, उसको ही देख के मैं भी उसी फ़ील्ड में लग गया फिर। तो फिर जो मज़े का सीन ये हुआ, जब मेरी डिग्री खत्म हुई, मैं थोड़ा सोच में था कि मुझे अब कोडिंग आती है, एफए कर लिया था, तो मैं रिएक्ट फ्रंट एंड के ना इंटरव्यूज़ वगैरह देता रहा। तो उधर थोड़ी-सी रियलिटी चेक्स मिले थे इंटर्नशिप का इंटरव्यू देने, सॉरी मैं बताना भूल गया, मैं गुजरांवाला से हूँ। अच्छा, तो ठीक है। ईस्ट यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है। तो मैं गया इंटरव्यू देने लाहौर, प्रोजेक्ट होते रहे, पर वो इंटरव्यू था बड़ा ख़ास क्योंकि वो काफ़ी लंबा चला, और इंटर्नशिप के बंदे ने मुझे बात बोली थी कि ग्रेजुएशन के बाद ना बंदे को लगता है कि उसको कोडिंग आती है, पर वो कोडिंग होती नहीं है। वो बात थोड़ी-सी चुभी भी, पर बाद में हुआ कि ठीक था। तो फिर मैं जॉब की फ्रंट एंड की, कोई 2 मंथ। पैसे नहीं दिए यार उन्होंने, बड़ा मुझे बुरा लगा। लारे लगाए रखे, हालाँकि मुझे कितनी 10,000 की जॉब की ऑफ़र थी। हाँ, इंटर्नशिप में पैसे तो सीन ये था, उधर और के फ्रंट एंड है नहीं, 2 वेबसाइट भी लाइव कर दी। मतलब वो नॉर्मल वेबसाइट से स्टैटिक वेबसाइट। तो और मैंने की तो थी यार, पैसे ही नहीं दिया उन्होंने। एक फिर मैं वही यूआई यूएक्स साथ-साथ थोड़े प्रैक्टिस कर, तो मैंने फिर फ्रीलांस अपवर्क और फाइवर को थोड़ा पुश किया, और अपवर्क पे मुझे थोड़े टाइम बाद मिल गया था क्लाइंट। तो फिर वो मोटिवेट करता रहा, वो थोड़ी तारीफ़ें करता था डिज़ाइन की, मुझे और मोटिवेशन आती थी। फिर मैं काफ़ी कोई 5-6 मंथ अच्छा सा अपवर्क पे काम किया। उसके बाद फिर लाहौर में एक जॉब मिली, क्योंकि बीच में मैं अप्लाई कर रहा था, पर वही था,
आपके पास जी ऑन साइट एक्सपीरियंस नहीं, फ्रीलांस काउंट नहीं होता, रिमोट काउंट नहीं होता, ये या वो है। फिर ये बस मसले हैं यहाँ पे। एक कंपनी अच्छी थी, उसके जो लीड थे जहांगीर भाई, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने रख लिया, उनको पोटेंशियल नज़र आया था इंटरव्यू वगैरह में। तो फिर मैंने लाहौर में जॉब की थी, जौहर में टेक एफिशिएंट कंपनी थी। वो काफ़ी अच्छा काम था उनका ना, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम करते थे, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी थी, अच्छी ऐप और वेबसाइट भी। उधर मैंने 1 ईयर काम किया। फिर वही है, आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ा सैलरी का मसला है, एक दूसरे सिटी में भी शिफ्ट होना हॉस्टल में वैसे ही आपके खर्चे जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही है। फिर लिया रिस्क, फिर आ गया मैं अबू धाबी, क्योंकि भाई मेरा इधर ही था ना यूएई में। तो मैं आ गया अबू धाबी। पर ये था कि मैंने वो 1 साल में काफ़ी सीखा। जो मेरे लीड थे ना, वो भी गॉड लेवल थे भाई साहब डिज़ाइन के, वो अभी भी हैं। तो उन्होंने काफ़ी सिखाया। तो इधर आया हूँ मैं, और आप कह लो 1-2 दिन तो एडजस्टमेंट में थोड़ा जेट लैग ही चलता रहता है, जब आप ट्रैवल करते हो। एक दफ़ा बैठ पाए। हाँ, ऐसे ही है। तो सीवी वगैरह अपडेट की, नंबर वगैरह जो भाई ने दिया वो अपडेट किया, ये वो। 2 दिन मैंने अप्लाई किया, इधर मैंने पूछा किस क्या टाइम है अप्लाई करने का, क्या सिनेरियो, थोड़ी-सी सर्च वगैरह की। अप्लाई किया तो मेरी जो थोड़ा मैंने थोड़ा पोर्टफोलियो, अभी पीडीएफ ही थी उस टाइम पे, फल जो भी था। तो दूसरे दिन ही मुझे मैसेज आ गया था कि नेक्स्ट डे आपका, तो मेरी लकीली अल्लाह का शुक्र है कि पहले वीक में जॉब लग गई थी। तो उसके बाद से मैं अभी तक उसी कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ, 2 साल हो गया। तो ये इस डिज़ाइन की स्टोरी सारी। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर अगर अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि आपको क्या डिफरेंस लगता है कि पहले-पहले तो छोटे-छोटे डिफरेंस लगते हैं कि यहाँ पर लाइट चली जाती है, वहाँ लाइट नहीं जाती। फिर वहाँ पाकिस्तान का इंटरनेट एक कंपनी ने 2G नेट लगवाए होते हैं, ये भी बंद हो जाता है कभी। वहाँ जाते हैं, ये वाला मसला ही नहीं आता। ऐसे ही है। इंटरनेट इस तरह की कौन-सी चीज़ें आपको लगी स्टार्टिंग में? जब आप यार, अगर ऐसे थोड़ा फन वे में अगर पूछो तो यही चीज़ें हैं। एक तो उधर थोड़ी-सी, आपको पता है ऑफ़िस में भी थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता, थोड़ा है चीज़ें। और चले जाओ तो रहने के काबिल नहीं है हॉस्टल्स, थोड़ा लाहौर नई जनरेशन कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ा सिक्योर रहना पड़ता है लाहौर में, काफ़ी रात को नहीं आप निकल सकते। क्योंकि मैं जब ऑफिस में था, रोज़ खबर आ रही थी इसी रोड पे चोरी हो गई है, इसी रोड पे ये हो गया, इसी रोड पे वो हो गया। तो वो भी बड़ा सीन था, फ़ोन बैग में छुपाओ और एक साथ दूसरा एंड्रॉइड रखो, ये मसले। अरे यार, इधर सिक्योरिटी है, इधर मतलब आपको इंसान समझा जाता है। ठीक और जो बात कहूँ, आपको डर नहीं। अब मैं इधर सहरी करने जाता हूँ, मुझे नहीं परवाह मेरे पास वॉलेट है या पैसे हैं या फ़ोन है, या सहरी के टाइम निकलो, मजाल है कोई होगा इधर कोई पंगा आपके साथ। वो ये रही इंटरनेट पे वीडियोज़ भी आ रही होती हैं कि वो फ़ोन रख के चले जाते हैं, वो वापस आते हैं, फ़ोन उधर ही होता है। ऐसे ही अब उधर क्या है, मैं पानी ऑर्डर करता हूँ ना, तो मैं ऑर्डर करता हूँ, वाइट बोतल जो पुरानी पड़ी होती है उसके नीचे पैसे रखे होते हैं, वो आता है ले जाता है। ये लेवल है इधर सिक्योरिटी का। और ये चीज़ें पाकिस्तान में एलियन कॉन्सेप्ट है कि यार ये ये ऐसे। तो और इससे दूसरा ये है, जब अब रोड क्रॉसिंग है, भाई साहब मजाक है, जितनी मर्जी महंगी गाड़ी है, कोई प्राडो है, कोई डाला है, कोई है, अगर कोई पैदल बंदा गुजरा तो गाड़ी वाला, एक लाइन लगी होती है दूर, उससे आगे नहीं आ सकता वो, उसको फाइन है। तो जब मैं नया-नया आया, मुझे फ़ील हुई यार, हम डर के रुक जाते थे, और वजह से मैं रुका और निकलो, फिर मैं फ़ील होता था कि भाई तेरे पास रोल्स रॉयस है, तू निकल, हमारी किधर औकात ये रोके। नहीं, ये जब माइंडसेट शिफ्ट आता है ना, ये बंदे को बड़ा शौक लगता है कि अच्छा यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। मैं तो वेकेशन में वापस आया, मैं मेरे से गाड़ी नहीं थी चलाई जा रही, बहुत डर लगा, कोई इधर से आ गया, थोड़ा स्केरी सीन था। मैंने जो सीखी थी ना गाड़ी, तो मुझे जिसने सिखाई थी उसने यही कहा था कि ऐसे चलानी हो, पता बाकी सब बंदे हैं। व्हीकल मैंने भी ऐसे ही सीखा था। अरे चलो दूसरे बंदों में ये वाली चीज़ नहीं होती। ऐसे ही है। पूछो कि डिज़ाइन वाइज़ क्या डिफरेंस पाया? हाँ, वही लगा था। तो मैं यही कहूँगा यार, जो पाकिस्तान में है ना, जो थोड़ा-सा रियलिटी चेक ये है कि उधर अभी जो कंपनीज़ है ना, अब थोड़ी कुछ कंपनीज़ है, जो काम कर रही हैं। मैं अब देखता हूँ ना लिंक्डइन वगैरह, मुझे खुशी होती है यार, कुछ कंपनी सीरियस ले रही हैं यूआई यूएक्स को। मोस्ट अभी भी क्या है, वो यूआई यूएक्स को समझते हैं कि ये ग्राफिक डिज़ाइन भी है। तो वो एक ही बंदे से
कह लो जेनेरिक काम लेते हैं, हर चीज़ कर दो भाई, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो और उनका फोकस भी नहीं होता यूएक्स। वो चीज़ मुझे इधर नहीं फील हुई। इधर प्रॉपर कंपनी ना एक बजट देती है, एक एनवायरनमेंट देती है सिर्फ यूआई यूएक्स को। अब मैंने 2 साल में कभी ग्राफिक्स का काम नहीं किया। पाकिस्तान में था, मैं भी करता था मल्टीपल रोल्स ना, मल्टीपल कैप्स, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। पर मैं ये कहूँगा कि वो भी गलत नहीं है। उसने भी मुझे बड़ा कुछ सिखाया जो मुझे अब करंट सिचुएशन में बड़ा हेल्पफुल है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में अभी यूआई यूएक्स के करियर को उतना सीरियस नहीं ले रही कंपनीज़। और आप ये देख लो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं है इतने, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। मैंने भी कोर्सेरा पे जो कोर्सेज़ थे वो किए थे, यूट्यूब वगैरह से सीखा और ये सीन था और जो एक सेमेस्टर पढ़ लिया था, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था कि यूआई यूएक्स क्या होता है। और इधर ये है कि इधर है, इसको सीरियस लेते हैं इस, और इधर डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फाइनटेक में और ई-कॉमर्स और रियल एस्टेट में बहुत डिमांड है इस डिपार्टमेंट की। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ तो इसको सीरियस नहीं लिया जाता, अभी फिर भी किसी हद तक इसको सीरियस लिया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले तक तो दोनों चीज़ें जो थी ना वो इंटरचेंजेबल थी। एक हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनर आ रहा है, वो हमारे लिए स्क्रीन्स भी बना देगा। स्क्रीन्स वाला आ रहा है, डब्बा ही कम बनाने हैं जहन में, क्या है गई। वो यही समझते हैं, कॉपी पेस्ट ही है। वही ना मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे तो अब 2 साल से ज़्यादा हो गया ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। अभी अभी ये सीन है कि अब आके कंपनीज जो है वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर और प्रोडक्ट डिज़ाइनर को डिफरेंट देखती है। हूँ, ऐसे ही है। एक अलग बंदा होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर एक अलग बंदा होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट डिज़ाइनर इज समथिंग जिसको शायद एआई रिप्लेस इतनी जल्दी ना कर सकते। वापस नहीं यार, मैं थोड़ा इसके मैं ये कहता हूँ कि एआई उसको रिप्लेस करेगी जो एआई के साथ उसको इवॉल्व नहीं करेगा। इवन प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी रिप्लेस हो जाएगा अगर वो इस ज़िद में रहेगा कि भाई मैं एआई नहीं यूज़ कर थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोडक्ट डिज़ाइन में। हुँ, लगेगा, लेकिन ये आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। वो मॉल तो होना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, ऐसी है। जैसे ही पिछले दिनों सिचुएशन थी वो iOS 26 आया जी, लिक्विड ग्लास, लोगों ने बड़े इश्यू उठाए, इसमें ये है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिग्मा में अब फीचर जो है, फिग्मा में फीचर आया, अब सारे कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि उस टाइम लोगों को इनसिक्योरिटी आ गई थी कि ये कैसे बनाएँगे हम? ये फिग्मा में डिज़ाइन में बनाना पड़ेगा। थोड़े थे लोग इनसिक्योर, फील हो रहा था उनकी, हाँ, यू नो। ऐसे ही। और वैसे भी कोई चीज़ नहीं आती है ना, लोग लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये थोड़े से बाद में एक्सेप्टेबल हो जाए। नहीं, पर जितना लोगों ने नेगेटिव फीडबैक इस iOS को दिया ना, पिछले इतनों को नहीं दिया। इस पे तो लोग, मैं कहता हूँ, टूट पड़े थे कि पता नहीं क्या कोई, क्या ही हो, जो भी एप्पल नहीं है कोई चीज़। ये बीटा में लॉन्च किया है उन्होंने, 2 वर्षन बाद उसको ठीक कर। चीज़ें होती हैं थोड़ा, वो भी सोच रहे हैं, उनके बॉस भी सीनियर बंदे हैं। अब तुम भाई अभी 1-2 साल एक्सपीरियंस और तुम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो एप्पल को, कि जी एप्पल के वो हो गया। मैंने बड़े फ्रस्ट्रेटेड लोगों की पोस्ट देखी थी। लेकिन जैसे ही फिर फिग्मा ने लॉन्च किया, अब लोग कह रहे हैं वाओ! ग्लास, ये वो। अच्छा, आपने देखा है कि स्केच भी बड़ा एक्टिव हो गया आजकल। हालांकि स्केच में शॉर्ट कीज तक नहीं है, अच्छे रह गए। अब वो नए नए फीचर डाल रहा है, पता नहीं इसका क्या फायदा पर मुझे नहीं लगता, फिग्मा थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस ले गया चीज़ों को। है। ये तो बात है, बेशक वो लोग उसकी प्राइसिंग पर होते हैं कि बहुत महंगा हो गया है, लेकिन मैं कहता हूँ वो जो फीचर्स दे रहे हैं ना तिग्मा में, वो डिज़ाइन करते हो। पॉइंट पॉइंट और बंदा नहीं दे रहा है इस टाइप पे। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। देन लेकिन हमने एक मौजूद में बात करनी थी कि पाकिस्तान से दुबई जाया कैसे जाए। आप क्या सोचते हैं इस पे, अगर बड़ा भाई वहाँ पे नहीं है तो। अरे यार, ये कि मैं बात करने लगा था, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। मेरा दोस्त है, वो मेरे से भी कह लो एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है, उसको पहले जॉब मिल गई थी ना यूआई यूएक्स की। वो बहुत ट्राई कर रहा है, उसका वीज़ा नहीं लग रहा है। एक और दोस्त है उसका भी नहीं, आजकल थोड़ा कंडीशंस ऐसी हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, जो यंग लड़के हैं ना, उनका नहीं, एजेड है उनका लग रहा है और फैमिली वीज़ा लग रहा है। आजकल थोड़े, और उसके कसूरवार भी हम पाकिस्तानी ऑब्वियसली, वो पागल थोड़ी हमें बैन करेंगे। उनको तो लोग चाहिए। वो कुछ है हमारी हरकतें जो मैं अब नहीं बता सकता इस जगह पे, तो उस वजह से कि देखने और मजा आई है। काफ़ी बैन। अच्छा, मैं ना वैसे रिमोटली काम कर रहा हूँ उस टाइम पे, एक दुबई की कंपनी के लिए। तो रिसेंटली वो उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि ऑन साइड उनको भी चाहिए था। तो मैंने कहा यार आप से ढूंढ रहे हैं, आप मुझे भी तो बुला सकते हैं। उसने फिर मुझे कहा कि यार हमारी काफ़ी टीम जो है वो पाकिस्तान पे है, और इस टाइम फिर वीज़े के नाता बहुत मुश्किल हुए हैं हमारे लिए। हम नॉट श्योर कि अभी वो इन फ्यूचर कोई ऑफर कर पाते हैं, अगर तो करवाएं, मैं तो सबसे पहले हाँ।
अब मुर्जा मतलब कंपनीज जो है वो बिल्कुल ही नहीं बुला रही पाकिस्तानियों को, इस हवाले से आप लड़ सकते हैं। मसले बड़े आ रहे हैं हमारी कंपनी में। एक लड़के का बड़ी मुश्किल से महीना लग गया उसके, ये कभी ये रिजेक्शन कभी वो रिजेक्शन। पिछले दिनों जाके उसका लगा 1 वीक हुआ है। आज ही यहाँ पे मेडिकल करवाने गया हुआ था, तो काफ़ी मुश्किल से लगा उसका। वो भी काफ़ी सीनियर था, लीड की पोजीशन पे आया हुआ था, तो मुश्किल से लग हुआ है। हालांकि वो ऑलरेडी इधर था, फिर चीज इश्यूज आ रहे हैं। सही सही। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो एजेंसीज हैं, टैलेंट एजेंसीज होती हैं, वो बहुत पैसा बना रहे हैं उसमें। कल की मैंने शायद पोस्ट भी की थी कल, उसमें ये था कि अब मैं नाम नहीं लूँगा उस एजेंसी का, क्योंकि मुझे 100% कंफर्म नहीं है कि वो स्कैम कर रहे हैं कि नहीं। उनका ये क्लेम है कि वो 3 से 4 वीक्स में, 4 से 5 वीक्स में आपको जॉब ढूंढ के दे सकते हैं दुबई में। और उनका प्रोसेस ये होता है कि वो आपका लिंक्डइन बनाएंगे, आपके लिए ईमेल बनाएंगे, आपको जगह जगह रिकमेंड करेंगे, जितनी जॉब्स आएंगी उन पर अप्लाई करेंगे, और विद इन 4 to 5 वीक्स आप प्लेस हो जाएंगे। सक्सेस रेट उनका था 93%। लेकिन जब मैंने ये कंपनी है और इनके क्या रिव्यू है, तो उसने मुझे आर्टिकल्स निकाल के दिए, रिव्यूज निकाल के दिए, जिसमें 8 out of 10 लोग जो है ना उनको पूरा भला कह रहे थे। अब मुझे नहीं पता वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ों का आइडिया। वो एजेंसी का शायद कोई इशू हो, पर इधर है रिक्रूटिंग एजेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और इधर मोस्टली पता है क्या, जो बड़ी कंपनीज हैं, ऐसे इतना टाइम नहीं कि वो बैठें जो पोस्ट करें और लोगों को फिल्टर करें, इंटरव्यू करें, ये वो। तो वो मोस्टली अप्रोच करते हैं एजेंसीज को ही। यहाँ तो इधर आजकल जो ट्रेंड है ना, वो तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं अपने एम्प्लॉय से, यार तुम्हारा कोई रेफरेंस है तो बुला लो, हम उसका इंटरव्यू और जो टास्क जो भी है वो सीन कर लेंगे। वो ना मोस्टली इन्होंने एजेंसीज वगैरह से करते हैं। मोस्टली कंपनी है इधर ट्रेंड ना, काफ़ी एजेंसीज हैं इधर जो हायरिंग रिक्रूटिंग एजेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा है। तो टेक हायरिंग करती हैं, वो सिर्फ लेबर वगैरह जो है उसको हायर करती हैं? नो, हर किस्म में टैग में तो आजकल ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा। हाँ, काफ़ी कभी बड़े ऑफिस हैं इनके। तो कोई एजेंसीज का आइडिया है आपको? नहीं यार, मैं खुद भी इस चीज़ में बड़ा नहीं हूँ। खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो, इतना बड़ा मसला नहीं है। इधर क्या अप्लाई का टाइम है, एक आप सुबह उठो 9 बजे, 8 बजे उठो, 8 से 11 बजे तक आप टिका के अप्लाई करो, एक्टिव वही होते हैं। तो है आप। दूसरा यही है, सीवी अपडेट करो, थोड़ी जॉब अकॉर्डिंगली अपडेट करके, थोड़ी मेहनत का काम है अप्लाई करना। सीवी बनाइए और उस पर आपको रिव्यू है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इधर। सब कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन होया हुआ है। और ये है साथ, आप उस रिक्रूटर को भी मैसेज करो अप्लाई करने के बाद, और हो सके तो उनकी वेबसाइट पे जॉब है वो, उनके कैरियर, तो उधर जाके अप्लाई करो। वो तो सबसे बेस्ट है ना, कि उधर से रिस्पॉन्स के चांसेस ज़्यादा हैं। सही सही है। और मैंने मैंने सुना कि मेरा नहीं ख्याल डिज़ाइनर्स को ज़रूरत पड़ती होगी एजेंसी वालों की, क्योंकि हम खुद ही सीवी भी बेहतर कर लेते हैं, हमें पता खुद ही बना लेते हैं हम। लिंक खुद ही चैट जीपीटी को लिंक भेजो, सारा वो बता देगा आपसे क्या करना है। हाँ, ठीक है। तो अगर अगर एक कंपनी आपका स्पॉन्सर कर रही है सब कुछ, तो उसके मार्टिन वीज़े की ये सारी चीज़ें आती हैं। सोनी वो आवाज़ थोड़ी। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर एक कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उसके बाद भी ये वीज़े के सारे मसले आते हैं। नहीं नहीं, अगर तो कंपनी वीज़ा लगा रही है फिर क्या ही मसला है। वो उन्होंने बुला लिया फिर तो मतलब वीज़ा लग गया ना, फिर इशू नहीं होता। हर कंपनी से लग जाता है। थोड़ा टाइम लग रहा है पाकिस्तानियों के थोड़े वीज़े पे, थोड़ी रिजेक्शंस आ जाती है, पर लग जाता है कंपनी वाला। ठीक है, वो खुद अप्लाई करे तो नहीं लगता। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं लगेगा। फिर रिजेक्ट, जो वो रीज़न, मसला ये है वो रीज़न भी नहीं बता रहे, बस रिजेक्शन मार देते हैं। ये मसला, ठीक अगर है। आप फैमिली मेंबर है ना, ब्लड रिलेशन, फिर तो आप आ सकते हो, फिर मसला नहीं है। सही सही। हाँ, वो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपनी तो ड्राइवर हूँ मैं पाकिस्तान से, तो दोनों का वीज़ा लग गया, दोनों। वही है ना, कंपनी ने बुलाया, कंपनी ने वीज़ा लोगों के, तो वो हो जाता है। अच्छा जनवरी, इसमें एक और चीज़ भी होती है, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट वीज़ा लगवा कर उसके बाद वही रहते हैं, वहाँ स्टे करते हैं 3 से 6 महीने होते हैं। आपके नज़दीक ये अप्रोच कैसे? ये अप्रोच भी ठीक है अगर आप थोड़ा सिक्योर खेलना चाहते हो, मतलब अगर आप तो विजिट भी आते हो ना, फिर ये बाद में एक्सटेंड करवाना पड़ता है अगर जॉब नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आते हैं उनको नहीं मिलती, वो वापस भी चले जाते हैं, ये भी रियलिटी है। हर किसी को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि लोग तो काफ़ी हैं इधर भी। तो ये भी अप्रोच ठीक है, थोड़ा इंडिपेंडेंट लगवा के आप इजीली और अच्छी जॉब ढूंढ लोगे, आप पे थोड़ा प्रेशर कम होगा। हम्म, आप ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं करोगे, कंपनी चूज से पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लोगे, जो आपको कंफर्टेबल लगेगी आप उसी में जाओगे। ठीक है ठीक है।
तो लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अब वो भी तो है ना, वो ऑप्शन तो है। वो तो फिर अब बंदे पे डिपेंड करता है वो कितना बजट लगा सकता है। सही सही। जैन भाई, डे टू डे में क्या करते हैं आप अपनी में? कंपनी में यार मैं तो एज अ टीम लीड हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइनर ही हूँ मैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन का लीड 2 साल से। मेरी टीम में यार 3 बंदे हैं। तो हमारा भी थोड़ा ये है कि जैसे ख्वाब देखे थे ना कि यूएई में कंपनी ऐसी होगी और ऐसी चीज़ें चलेंगी ये वो नहीं होती इधर। इधर थोड़ा है, लीडरशिप की थोड़ी ज़्यादा सुननी पड़ती है। तो डायरेक्ट चेंजेस वगैरह भी होती हैं और कभी-कभी प्रॉपर फ्लो में भी चीज़ें चलती हैं। इधर एनालिसिस वगैरह होते हैं, एनालिसिस का डिपार्टमेंट ऑफ एनालिसिस वगैरह बनाते हैं। फिर हम उसके मुताबिक थोड़े रिसर्च की, थोड़े फ्लोज़ बनाए और ये वो चीज़ें, पर उतना टाइम नहीं मिलता। यूएक्स का जो आप कह लो ना कि एक प्रॉपर जो फ्लो होता है, उसका टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैनेजमेंट को ऑलवेज़ उनको रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। फिर भी इधर मिलता है टाइम, उतना नहीं है जितना पाकिस्तान पे। थोड़ा ज़्यादा फ़ास्ट पेस होता है काम क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी ने काम किया है। ये तो प्रोडक्ट इधर टाइम ही टाइम है। तो करते हैं हम थोड़े कह लो यूज़र टेस्टिंग के नाम पे ये सीन है ना कि हम तो रियल एस्टेट कंपनी है, तो इनकी अपनी सेल्स टीम भी है, उधर ब्रोकर वगैरह भी ये वो है, तो हम क्या करते हैं फाइनल डिज़ाइन उनको दिखाते हैं, वो यूज़ करते हैं। क्योंकि रियल टाइम में तो हमारे यूज़र वही हैं, तो हमें नहीं जाना पड़ता किसी यूज़र के साथ, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू की खपत नहीं है। अपने ही बंदे हैं, उन्हीं को ही दिखाते हैं, वो अगर कोई जो इश्यू होता है वो रेज़ करते हैं, जो नहीं है वो कहते हैं यार ये अच्छा फीचर है ये वो। तो उसको लेके फीडबैक ले लेते हैं और वही हमारे काम आता है, वही पर्सोनास बन जाते हैं। उन्हीं के पेन पॉइंट्स हैं सारे ये वो ना, तो उसी को लेकर डिज़ाइन स्ट्रैटेजी का यूआई वगैरह बनाते हैं और फिर आगे क्या लो डेवलपर को हैंडओवर, डेवलपर भी उधर ही ऑन साइट या कोई इश्यू हो तो डायरेक्ट ही बातचीत हो जाती है। ठीक है ठीक है। आपको सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, आपको लगता है कि किसी भी बंदे को स्टार्टिंग से ऐसे सर्विस से स्टार्ट करना चाहिए? तो फिर सर्विस में आपका एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद जब आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो आप बड़ी जल्दी वो करते हैं। आप भी क्या? यही मेरा भी, मैं एग्री करूँगा टोटली कि अगर आप पाकिस्तान में हो तो सर्विस बेस में जाओ। वो बेस्ट कंपनीज़ हैं, वो आपको ऐसा पॉलिश करेंगी ना, उस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे यार क्या है यार ये गलती निकालते हैं, कभी वो गलती पड़ा मैं यार ये भी कोई गलती है करने वाली, इस कौन इतना सोचता है ये वो। पर जब मैं इधर आया, मुझे फ़ील हुआ यार पाकिस्तान कमाल है। उधर काम हो गया, उधर क्योंकि इधर इधर का फ़ोकस ना हो रहा है, इधर एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस होते हैं। पाकिस्तान में एप्रिशिएट करते हैं, नो डाउट। यार वो पाकिस्तानी हमें तब फ़ील होता था कि कोई यार कोई वैल्यू नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मेरा जो लीड थे जहांगीर भाई, वो काफ़ी मोटी इश्यूज़ भी उठाते थे जो मुझे भी फ्रस्ट्रेट करती थी, पर यार मैं उनकी वजह से ट्रेन हुआ, मैं कुछ सीखा उनसे। तो अभी ये बड़ी रिस्पेक्ट है। तो ये है कि आप हाँ, सर्विस बेस करो, वो बेस्ट चीज़ है क्योंकि प्रोडक्ट बेस में ये है आपने एक ही वेब है, एक ही ऐप है और एक डैशबोर्ड है और बाकी जो चीज़ें हैं वही है। उससे आप बाहर नहीं निकलते। वो क्या प्रोडक्ट बेस में आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैंडल करते हो काफ़ी ज़्यादा और उसमें और चीज़ें बिज़नेस नीड बड़ा देखना पड़ता है, फिर लीडरशिप को देखना पड़ता है, काफ़ी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कंबाइन करने में काफ़ी धमाके भी होते हैं। तो लेकिन सर्विस पे ये आपकी स्किल्स खुलती हैं। आपको जैसे डिफिकल्ट लेवल पे जाते हो, कभी ईज़ी लेवल होता है, कभी कुछ कर लिया, कभी कोई इंडस्ट्री पकड़ ली, कभी कोई इंडस्ट्री आ गई तो बहुत पॉलिश होते हो, आप एक्सप्लोर करते हो। एग्री करूँगा सर्विस बेस से करना चाहिए। और एक और चीज़ अगर सर्विस बेस नहीं मिली तो फ्रीलांस करो। बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका करियर का शुरू है ना, फ्रीलांस। फ्रीलांस में कंपटीशन आ गया। यार कंपटीशन किधर नहीं है ये बता। मैं एग्री करता हूँ इस बात में। कंपटीशन हर जगह है, लेकिन फ्रीलांस का मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, खाली आपको डिज़ाइन में नहीं, यूआई यूएक्स में खाली आपको डिज़ाइन नहीं चाहिए, आपको थोड़ी कम्युनिकेशन चाहिए, आपको क्लाइंट हैंडलिंग चाहिए कि आपने अपना डिज़ाइन प्रेज़ेंट कैसे करना है। तो वो अगर आप फ्रीलांस करोगे आपको पता होगा डिफरेंट क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। हर कोई एक नेचर का बंदा नहीं होता। फिर आपको लोगों को पढ़ना होता है यार कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, इस तरह का बंदा क्या है, इस रीजन का बंदा क्या चाह रहा है। ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पॉलिश करती हैं, जो बहुत बेनिफिट देगा आपको। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें अभी आपने जिक्र किया क्लाइंट कम्युनिकेशन और
साथ में बताया कि लोगों को पढ़ना आ जाता है आपको। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल डिज़ाइन के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको बेहतर एम्प्लॉय बनाती हैं, आप कह रहे हैं बेहतर प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना दिया क्या कि उसमें एक चीज़ पॉइंट आउट की थी, यार ये बटन जो है ना यहाँ पर नहीं यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ पर लगाया, मैंने खुद सोच कर लगाया, क्योंकि अभी तक मैंने कम्युनिकेट नहीं किया। तो आपको पता अगर मैंने वो कम्युनिकेट ना किया तो फिर आप मुझे सीनियर होंगे, आप मुझे कहेंगे यहाँ से टाँके यहाँ पे कर दो चीज़। ताकि सॉफ्ट स्किल्स में वो कौन कौन सी चीज़ें जो किसी बंदे को आनी चाहिए इन ऑर्डर टू, ताकि वो सेल जो है वो बेहतर कर सके। यार इसमें ये है, सबसे पहले जितने भी डिज़ाइनर हैं उनमें होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है इसमें, क्योंकि अक्सर आपको ऐसे रिव्यू मिलते हैं कि आपका दिल करे कोई चीज़ उठा के मारो, कि तुझे पता नहीं इस फ़ील्ड का, तू क्यों घुस रहा है इसमें? क्योंकि हमारे तो रोज़ केस होते हैं। मोस्टली आपको पता है जो लीडरशिप में होते हैं वो नॉन टेक तो होते नहीं है, बिज़नेस वाले हो गए या कुछ जो वो ऐसी बात कर जाए आपको, कहते हैं यार क्या मैं कुछ सोच के अगर बना रहा हूँ और तुझे कुछ पता नहीं, तू आगे अपना इनपुट दे रहा है। तो आपको थोड़ा रखना पड़ता है। दूसरा ये है, आपको वही बात है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको उनको मनाना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर आपने नहीं पहले एक्सप्लेन किया, कभी-कभार होता है जो वो कह रहे हैं आप वो भी करो और अपना डिसीजन रखो। फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन करो कि आपके इश्यू, आपकी चीज़ में ये इश्यू आ रहा है और मैंने ये सोच के रखा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्री कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा काम है, तो ये कुछ सोच समझ के ही बात कर रहा है। तो यही आपको रिजल्ट्स रखने पड़ते हैं, और इसके लिए यही है कि आप खाली डिज़ाइन में ना रहो, आपको कम्युनिकेशन के और लोगों का माइंड रीड करो कि वो बंदा आपसे चाह क्या रहा है। क्योंकि मोस्टली उन वो कुछ बोल रहे हैं ना, पर वो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि वो कहना कुछ चाहते हैं, पर वो बता कुछ और रहे होते हैं। तो इसमें ये बड़ा जो बॉस है वो अरबी है, उसको इंग्लिश आती नहीं, उर्दू आती नहीं। वो पर वो ये मुझे समझना पड़ता है कि वो चाह क्या रहा है। मैं ये करता हूँ, अच्छा बोल रहा है बीच में वो 1-2 जो इंग्लिश में वर्ड बोलता है ना, मैं उससे पिक कर लेता हूँ, अच्छा बात कर रहा है। फिर आपको हैंड जेस्चर, ये बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं कि ये इससे अंदाज़ा होता है। क्योंकि जो उसके इर्द-गिर्द ट्रांसलेशन करने वाले हैं वो भी अलग डिपार्टमेंट के बंदे हैं। वो कुछ और ही यही अक्सर तो मैं कह रहा होता यार वो ये कह रहे हैं मुझे पता है। कहते हैं हाँ, हाँ, ये कह रहे हैं। तो यही है, इस तरह के आपको साइकोलॉजिकल भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल में भी है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप फ्यूचर में सीनियर लेवल पे जाना है, आप टीम लीड बनना चाहते हो, तो लीडरशिप बहुत और लीडरशिप एज़ अ लीडरशिप, मेरे जो टीम मेंबर हैं वो भी यही बात कहेंगे कि मैं कभी उनके साथ खड़ूस बात नहीं की। मैं उनको एज़ अ टीम लेके चला और उनको हमेशा सपोर्ट ही किया। क्योंकि और हमेशा ये बात, इनसिक्योर ना कभी फ़ील करो, क्योंकि मेरी टीम में है काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। 1-2 तो चले भी गए हैं, वो भी काफ़ी टैलेंटेड थे, अच्छी जॉब पे अब आगे भी। मैं उनसे सीखता रहा हूँ। ये नहीं है कि यार ये अच्छा क्यों कर रहा है, मैं इसको प्रेशराइज़ करूँ ये वो। वो कोई चीज़ करता हूँ मैं भी सीखता हूँ वो। मैं समझ ज़्यादा ग्रोथ की थी मैंने। तो ये अब कुछ चीज़ें हैं, अपने अंदर पेशेंस रखो, लोगों को पढ़ो, साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, अपना माइंडसेट उसको मतलब तेज़ चलाना सीखो कि जब कोई बोल रहा है ना, उसको प्रोसेस करो चीज़, उसको चलाओ, 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 और लिखने थोड़ा जो पेपर वर्क है ना, उस पे भी ज़रा फ़ोकस रखना पड़ेगा। जितना भाई पेपर वर्क से क्या मुराद है? लो कि अब आप आए हो मीटिंग में, आपको एक डिज़ाइन चाहिए और ये चाहिए, आपके सारे पॉइंट्स में लिखो, उसी टाइम पे। और अगर अगर उसी टाइम पे आपके ज़हन में कोई स्क्रीन बन रही है, तो उसका कुछ स्केच बनाओ। तो ये क्या है, आप जब बाद में आप बैठोगे, क्या हुआ था, ये मिस था, वो मिस था। कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके पास स्केचेस में होंगी ना, वो आपको फिर हेल्प करती हैं। ये तो ये अच्छा अच्छा, भी आप बात कर रहे थे लैंग्वेज डिफरेंस की। मैंने क्लाइंट के साथ काम किया था, वो था स्पेनिश था शायद, कि जो फर्स्ट लैंग्वेज थी ना वो इंग्लिश नहीं। वो जब भी कम्युनिकेट करता था ना, उसके पास वोकेबलरी का जो पूल होता था ना वो बहुत छोटा होता था। वो हुँ, उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स उठा लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को डांटना है ना, अब डांटने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, या तो मैं उसको प्यार से डांट सकता हूँ या तो मैं उसको बहुत गुस्से से डांट सकता हूँ। हुँ, अब जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं ना होती, उसको नहीं पता होता कि ये जो वर्ड है इसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, तो अगर उसने कहना था ना कि यार ये डिज़ाइन जो है ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते कि यार दिस इज़ वेरी शिट, वो ऐसे, क्योंकि क्योंकि उस बंदे को पता ही था कि यार ये जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हुँ। और अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज के जब डिफरेंस आता है, अच्छा, लैंग्वेज के डिफरेंस को तो बंदा किसी हद तक तो कर सकता है, जो कल्चर का डिफरेंस होता है उसको आप कैसे टैकल
एक सऊदी है, वो किसी और इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, आप किसी और इन्वायरमेंट में पले बने हैं, उसकी डिज़ाइन सेंस ही कुछ और है, आप डिज़ाइन सेंस कुछ और है। इसके लिए बोला जो गैप है उसको कैसे कवर करते हैं आप? इसके लिए यार ये आपको रिसर्च बड़ी करनी पड़ती है। अगर आप जब इधर नया नया आया था, मैंने संग में भी रिसर्च कर रहा था कि यूएई में ट्रेंड्स क्या हैं उधर ड्यूरिंग जॉब। अब मैं जब नया गया था, मैं ऑफिस से वापस आके ना मैं रिसर्च करता था कि यूएई डिफरेंट, क्योंकि मेरी रियल एस्टेट कंपनी थी, तो मैं उधर की फेमस इसकी वेबसाइट्स खोली कि उनमें क्या चल रहा है, वो कौन सा ट्रेंड फॉलो, क्योंकि जो अब जो देख रहे हैं, जो मेरी कंपनी वाले हैं, वो भी तो अपने कंपटीटर्स को ही देख रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं। तो आपको कंपटीटर्स तो देखो, रिसर्च करो जिस एरिया में हो उस एरिया में क्या ट्रेंड्स हैं, डिज़ाइन ट्रेंड क्या है। फिर ये है, ये तो हो गया डिजिटली। फिर मैं बाहर जो रोड्स हैं उधर जब खाना खाने, तो साइन बोर्ड्स में देखता था, साइन बोर्ड किस तरह के कलर कौन से चल रहे हैं। फिर जो डिजिटल, इधर तो डिजिटल एड्स चलती हैं ना, वो देख रहा हूँ वो किस तरह की चल रही हैं। फिर जो मॉल्स में जो मार्केटिंग हो रही है वो क्या है, तो इधर से चीज़ें ऑब्जर्व कर करके तो मैं समझ गया था कि इधर क्या से डिज़ाइन ट्रेंड चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ने काफ़ी मुझे हेल्प किया था शुरू में। शुरू में थोड़ी आपको एक्स्ट्रा इनपुट देनी पड़ती है, जब आप एग्जांपल अगर आप यूएई में आओगे, आपकी इंशाल्लाह जॉब लगे, तो आप बस थोड़ी एक्स्ट्रा इनपुट देनी पड़ती है, फिर ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें, फिर इतना तो मसला नहीं आता। मतलब एक दफ़ा जो मतलब लैंग्वेज बैरियर को कवर कर लेता है, कल्चर को कवर कर लेता है, उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं, वो नॉर्मल हो जाती हैं। फिर आपका तो यार इतना भी ठीक है। अच्छा, ज़ैन भाई, पाकिस्तान में ना मैं एक डिज़ाइन एजेंसी देख रहा था, उसके बेनिफिट्स में लिखा हुआ था कि हम पेड अकाउंट्स देते हैं, ठीक है, यानी किसी को फ्री पिक चाहिए, गेम के बेनिफिट्स में था। वहाँ पे क्या? यार इधर क्या कह लो कि पेड अकाउंट्स तो इधर भी तो नॉर्मल है, इनके पास तो पैसे ही बड़ा है, इनको क्या ही मसला है। पर इधर यार जो कुछ कंपनीज हैं जिनकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, मतलब गेमिंग जोन अंदर है, उनके पेनेट्री बहुत अच्छी है, और ऑफिस तो इधर सारे ही अच्छे हैं। कुछ मैक वाले हैं, कुछ सिस्टम्स वाले ही हैं, और उधर कर्व एलसीडीज हैं, और अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड हैं। सिस्टम और इन्वायरमेंट इधर बहुत अच्छे हैं। हुँ। यानी ज़िंदगी आदत आदत बिगाड़ देते हैं वहाँ पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है इधर। चीज़ें बहुत, क्योंकि इधर तो हर चीज़ ही आपको पता है अच्छी है। इधर बजट कंपनीज़ के अच्छे होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं एनवायरनमेंट पे, ऑफिसेज़ पे, हर चीज़ पे। क्योंकि इधर उनको भी अगर जॉब्स का कंपटीशन है ना, तो इधर कंपनीज़ का भी बड़ा कंपटीशन है। ये जो रियल एस्टेट और बैंकिंग वाली कंपनीज़ है ना, इनका वो आपस में फिर, क्योंकि इन्होंने तो शो ऑफ करना है, इनका मतलब ही है शो ऑफ। तो इनके ऑफिस ही वैसे पूरे शो ऑफ वाले होते हैं, तो एनवायरनमेंट भी, और मतलब अच्छी प्राइम लोकेशन पे होते हैं ये ऑफिसेज़ वगैरह, तो काफ़ी अच्छे। अच्छा ज़ैन भाई, आपकी कंपनी करती क्या है? यानी आप कह रहे हैं आप रियल एस्टेट की कंपनी में हैं और आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो उसको ठीक है। ऐप प्रोडक्ट ऑब्वियसली रियल एस्टेट है, तो इनकी वही ऐप है, और इनके प्रॉपर्टी परचेज़ से करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। मतलब जैसे आपकी पाकिस्तान में है ना ज़मीन डॉट कॉम हमारी, उसी तरह के इधर ना ऑलरेडी है, बियूत है, डुबिज़ल नाम की ऐप्स हैं। तो ये भी उसी लेवल पे जा रहे हैं, ये अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं जिधर कंपनीज़ एंड एजेंट आएँ और अपनी लिस्टिंग करें, और फिर सेल, रेंट, प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी हाई लेवल क्या सीन है इनका। वही उसकी ऐप और वेबसाइट ही चल रही है, और डैशबोर्ड भी साथ में। ठीक है, तो ये बी टू सी है। हाँ, B2B। बी टू बी में चिन सीन नहीं होता, बस कुछ भी बना दो। मतलब बी टू सी में क्या होता है ना कि मैं अगर यूज़र हूँ और मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई, मैं सीधा छोड़ के कहीं और चला, ये होता है। ये जो मेन प्रोडक्ट है ना, उसमें B2C भी है और B2B भी है। वो चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन B2B भी आसान नहीं है। बहुत खपत है इसमें। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ये आसान नहीं कह रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ बी टू सी के साथ। यानी बी टू सी में अगर एक सिंगल यूज़र आए किसी ऐप पे, उसके लिए बिल्कुल बस यूआई नीचे परफेक्ट यूएक्स होना चाहिए। बी टू बी में क्या है कि बी टू बी में हो सकता है एक ट्रेनिंग की एप्लीकेशन हो, उनका 6 महीने का कोर्स हो, कि वो कोर्स में आपको पूरी एप्लीकेशन यूज़ करना सिखाएं, टूल टिप्स आ रही हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो भाई, ये सब प्रोसेस हो। ये बी टू सी में ये वाली चीज़ें जो है ये बहुत कम होती है, इसलिए उसका यूएक्स जो है बहुत खराब होता है उसमें। हाँ, उस सेंस में है कि B2B में मेन फ़ोकस है कि फ्लो होना चाहिए और चीज़ें काम करनी चाहिए, ये तो है। इसमें वो रंग भरो, ये करो, वो करो, फैंसी एनिमेशंस वो नहीं। इसमें क्या है, प्रॉपर आपको यूएक्स पे बहुत फ़ोकस करना पड़ता है। भी करनी पड़ती है, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी एनालिसिस होती है कि फीचर है, क्योंकि इधर भी रियल एस्टेट का भी बड़ा कंपटीशन है। ऐसा फीचर दोगे तो
यूज़र आपकी ऐप में आएगा ना, नहीं तो ऑलरेडी तो बहुत है और की हुई हैं चीज़ें। B2B में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, बिजनेस गोल, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, फिर जो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी चीज़ों को कंबाइन करके फिर आपको डिसीजन लेते हो। सही है, सही है। मैं एक चीज़ पूछने जा रहा था, आपने देखा होगा कि अगर तो स्टेक होल्डर है या कोई बंदा है, आपने अपना काम प्रेजेंट करना है, अगर तो वो एक टेक्निकल बंदा है, आपका समझाने का तरीका कुछ और होगा, अगर समझाने का तरीका कुछ और होगा। पाकिस्तान में मोस्टली आपको टेक्निकली मिलेंगे, आपका लीड हो गया, आपका बॉस हो गया, सीवी हो गया, ये सारे टेक्निकल लोग हैं। दुबई में क्या सीन है, टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, वो तो रही वे यार, मोस्टली नॉन टेक्निकल है, तो उनका क्या है, जैसे आपको पता है शुरू में बात बताइए, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको अगला देख के जज करना पड़ेगा कैसा बंदा है, इसको कैसे रिजल्ट्स चाहिए और इसके रिएक्शंस कैसे हैं। तो यही है, ऐसे अगर मैं कुछ फीचर ला रहा हूँ या कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे उसका रेफरेंस दिखाना पड़ेगा उनके कॉम्पिटिटर में, कि वो ये कर रहे हैं, मैंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला है, इसको इस वे में लेके जा रहा हूँ। तो इधर थोड़ा दिखाना पड़ता है चीज़ें ऑलरेडी, अगर वो अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो वो समझेंगे। नहीं तो अगर आप कोई टेक्निकल वे में, भाई इसमें मैंने ये लॉ, फिट्स लॉ लगा लिया, हिक्स लॉ लगा लिया, यही है, ये रूल लगा दिया, थंब रूल लगा, उनको तो थंब रूल भी नहीं समझ आता। वो तो अब मैंने समझाना शुरू किया, नहीं तो देखो भाई, हाथ नहीं जा रहा, ये आइकन छोड़ो। अब उनको भी काफ़ी कुछ समझ आना शुरू हो गया, पर शुरू में यही है, बल्कि अभी भी, कि आपको इस तरह उससे रिलेटेड की कोई चीज़ दिखानी पड़ती अपनी ब्रीफिंग्स में। कि जब आप डिज़ाइन दिखा रहे हो ना, फिर आपको कुछ दिखाना है, फिर वो कहते हैं हाँ, हाँ भाई, उधर है, मतलब ये सही है, ये है, वो है। लेकिन अगर बिल्कुल ही नया कोई फीचर है, फिर आपको काफ़ी गुलदस्ते बिछाने पड़ते हैं उसके साथ, कि इसमें ये हो, इसमें वो हो जाएगा, यूज़र पागल हो जाएगा, यूज़र ने कहना है मैं इसी ऐप में सो जाऊँ, तो ये अब बड़े-बड़े, मतलब आपको ना अच्छे वाले लफ्ज़ बोलने पड़ते नहीं मैं बिल्कुल समझ गया। मैं यार मैं किया था सऊदी अरामको के साथ, अब वो थे सारे अरबी को, ठीक है, नॉन टेक्निकल, हैं। ठीक है। अब उसमें ना उनको हर जगह पे एआई चाहिए, इस तरह से हर जगह पे उनको एआई चाहिए, जहाँ पे जरूरत नहीं भी होती है ना, जैसे तो एआई एआई होता है। एआई। वो एक बंदा होता था, तो उससे एक दफ़ा हमने पूछा, हमने कहा यार इनको क्या ऑब्सेशन है एआई के साथ? वो कहता था यार इनको ऑब्सेशन नहीं है, इन्होंने बस सुना है कि गोरे आते हैं दुबई में, या सऊदी अरब में, और वो इनको बताते हैं यार एक नई चीज़ आ रही है, एआई एआई कहते हैं उसको। तो ये कहते हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे अरब में सोचते हैं ना कि यार मेरे पास 3 ऊँट हैं, उसके बाद 4 कैसे हो गया, मैं एक नया ऊँट लेकर आऊँगा। बिल्कुल। फिर ये कहते हैं बस एक, तो जो दिया है एआई डाल दो। एक कंपनी में भी हर चीज़ में एआई, जिधर नहीं भी ज़रूरत, उधर भी एआई। अच्छा वैसे अब जो वो है ना एआई का, वो बड़ा कम रह गया है। कम से मुराद है कि कम जगहों पे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक सर्च बार है, ठीक है, उसके पीछे कोई फिडा होगा, उसको वो कहेंगे एआई बेस्ड फिल्टरिंग जो है ये हो रही है। हालांकि वो रैंडम कुछ 3-4 उन्होंने चेक्स लगाए होंगे, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। तो देखा होगा उनकी सर्च में आया जी, हमने एआई फीचर लॉन्च कर दी है, वो वही मैं मूवी भी तो सर्च कर ही रहा हूँ ना, वो आपको बता रहा है कि आपका मूड कैसा है, किस तरह की मूवी, उसके रिसर्च करके तो सारे वही रिजल्ट दे देगा। वो तो मैं नॉर्मल सर्च में भी तो वही आ रहा है। वो जब आप नया अकाउंट बनाते हैं ना, वो आपसे पूछते नहीं है कि आपको किस तरह की मूवीज पसंद है। वो 5-6 आप टिक करते हो, ठीक है, कैटेगरी उसकी फिर दिखाते हैं, फिर जो जो देखते जाते हो उस उसमें लेट से कुछ सस्पेंस है, सस्पेंस वाले भी खाने लग जाएंगे। खैर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन आई एम श्योर वो कुछ इसी तरह ही काम करते हैं, ठीक है। जर में क्या प्लान है आपके फ्यूचर हो, यार ठीक है, वहीं से आगे कहाँ जाना है? अभी तक कोई इरादा नहीं आया, इधर थोड़ा दिल लग गया मार्केट में काफ़ी अच्छा दिल लग गया। अच्छा, अच्छा दुबई का ना एक और फायदा है, पाकिस्तान बड़ा करीब है। ये तो सबसे अच्छा फ़ायदा है, 2.5 घंटे में उधर आप। ऐसा लगता है गुजरावाला से कहीं और आ रहे हैं आप। हाँ, इस्लामाबाद जितना सफ़र है यार, गुजरांवाला से इस्लामाबाद, ड्राइवर पकड़ो उतने, जहाज़ में बैठो और आ जाओ। मसनग बड़ा करते बस गैप कुछ नहीं कर सकते। हैं, पर नहीं यार, इमोशनल मैं, मतलब जब जहाज़ थोड़ा नीचे आया ना, मैं उधर एरिया शुरू हुआ है, जब ये पंजाब वाली फ़ील आई ना, पर वो तो क्वेटा साइड से आ रहा था। जब हाँ। पंजाब नज़र आया ना, पंजाब के खेत, वो एक फ़ील ही अलग थी। जब मैंने वो ये ना, मैं पिछले दिनों भी किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, जो आप है ना वो आप बदल नहीं सकते। अगर आपने रोटी खाई है ना बचपन में, आप जो मर्जी करिए, आप बाहर के खानों के साथ आदी नहीं हो सकते, आपको एंड में रोटी ही चाहिए। ऐसे ही है।
मैं स्पेशल विंडो सीट ली, मैं देखता आया हूँ, ये खेत आ रहे हैं, ये नहर आई है, ये जब वो एंड तक मैं बाहर ही देखता रहा हूँ। मैं छोड़ दी, मूवी देख रहा था मैं रास्ते में, जैसे ही वो पंजाब दिखना शुरू हुआ है, मैं भाड़ में जाए मूवी, बाहर ही देखता हूँ मैं। वो एक फील होता है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे थोड़ा प्रोटोकॉल भी बड़ा है, ऐसे दुनिया रिश्तेदार सारे लोगों के आए होते हैं, तो आप फील अच्छा मैं कहीं आया हूँ। इधर तो ना भी पता होता है, ना बस ऐसे बाहर जाओ, चलो जी टैक्सी में बैठो और वापस। अच्छा जैन भाई, दुबई स्पेसिफिक के लिए आपको एक गल्फ के लिए एक अलग सीवी का फॉर्मेट चलता है, यूरोप के लिए अलग सीवी का फॉर्मेट चलता है। तो स्टेप वन ये होगा सीवी बंदेगा कि वो अपनी सीवी जो है उसको ठीक करे, गल्फ के मुताबिक करे। उसके बाद पोर्टफोलियो आ जाएगा उसका। ठीक है, सीवी एटीएस ने शॉर्टलिस्ट कर ली, सीवी किसी भी एचआर में ओपन करनी है कि 10-15 सेकंड लगाने हैं उस पर। अगर उसको पसंद आ जाती है शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, ना पसंद आई तो साइड पे हो गए आप। जब शॉर्टलिस्ट होगी लेट से, उसके बाद उसका पोर्टफोलियो देखा जाएगा। पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, किस स्टडीज होनी चाहिए, 3-4 कैटेगरीज आप बता रहे थे, मैंने लिखी हुई है। रियल एस्टेट आप बता रहे थे, फिनटेक बता रहे थे, कॉन्स बता रहे थे आप। ठीक है, सिर्फ इन स्पेसिफिकली 3 इंडस्ट्रीज की केस स्टडीज हम डाल दें या इसके अलावा भी कुछ हो तो चल जाएगा? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये बता ऐड करूँगा कि पाकिस्तान में ना पोर्टफोलियो इतना मैटर नहीं करता। जब मैं गया ना उधर, वो पोर्टफोलियो की में भी अब करता हो, उस टाइम पे ना इतनी वैल्यू नहीं थी। लेकिन यूएई में पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी क्या सीवी, वो बस यही है कि आपको शॉर्टलिस्ट कराने के लिए सीवी पे वो इतना फोकस भी नहीं करते। इधर आजकल वो पोर्टफोलियो देखते हैं बड़ा, ये पोर्टफोलियो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये ना हो कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ यूआई हो, कि भाई मैंने ये नीचे से पॉपअप आ गया, ऊपर से आ गया, ये कन्फेटी चल पड़ी है, ये हो गया। उनका फोकस है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। पहली चीज़, आपको एक प्रॉब्लम मिली है, आपने उसका प्रोसेस क्या किया, उसका सोल्यूशन क्या, और उस सोल्यूशन के बीच भी अगर आपने कोई प्रॉब्लम मिली और उसको कैसे डील किया, ये चीज़ें वो देखते हैं। मतलब आपकी केस स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर। बिहान्स पे जैसे केस स्टडी होती है ना, हर चीज़ आप प्रोसेस अपना बताते हो, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप चीज़ों को लेके कैसे चले हो, ये वो। इधर पोर्टफोलियो में यूआई को वो इतना मैटर नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है बनाई होगी, क्या ही करें, क्योंकि यूआई तो कोई भी ड्रिबल वगैरह से इंस्पायर होके बंदा बना लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। इधर उनको चाहिए आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका। कुछ कंपनीज ये भी मैटर करती हैं, सारे ज़रूरी हायर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जूनियर भी हो, सीनियर भी हो, मिड लेवल भी हो, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए कि आप अपने काम को ओन करो, और आप के लिए कैसे बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आप बस आए, आप बैठे, आपको टास्क मिला और आप चले गए। उनको ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको ये ना चाहिए। जी, मैं कह रहा हूँ कल्चर भी एक चीज़ है उनके लिए, सिर्फ नॉन एम्प्लॉय नहीं रखना। उन्होंने एम्प्लॉय नहीं रखना, वो क्या चाहते हैं कि आप भी अपनी इनपुट दो, आप भी अपने डिसीजंस लो, आप कुछ तो करो, इनपुट दो। हाल ये नहीं कि मैंने बस डिज़ाइन किया और मैं चला गया घर और सैलरी ले ली, नहीं। वो ये चीज़ें देखते हैं कि बंदे में बंदे की कोई पर्सनैलिटी भी हो। हाँ, ठीक है। उस तो वक़्त पोर्टफोलियो ये ज़्यादा चमकाओ ना उसको, उसमें केस स्टडीज़ डालो, अपने बिहास में ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी डालो। अच्छा, डिहांस होना चाहिए या वेबसाइट होनी चाहिए? कुछ भी हो जाए, दोनों में से कुछ भी। आपको नहीं लगता वेबसाइट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती वो होती है क्योंकि वो एक है लिंक, एक इम्प्रेशन बढ़ता है। लेकिन अब है? ये ना, जैसे हमारा तो ये है ना कि हमने बिगिनर्स को बताना है कि वो क्या करें। तो बिगिनर तो यार उनका थोड़ा ऑलरेडी वो थोड़ा क्या सेल्फ डाउट में होते हैं, क्योंकि जब मैं भी था बिगिन लेवल पे तो मुझे भी डाउट्स थे। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी एक प्रॉपर वेबसाइट हो। तो उनके लिए यही है कि वो बिहान्स पे फोकस करें पहले, बिहान्स पे केस स्टडीज़ बनाएँ। जब अगर हैं बिहान्स पे, फिर आप वेबसाइट की तरफ जाओ, फिर तो वो अच्छी बात है, वो तो एक इम्प्रेशन है वेबसाइट का, नो डाउट। जहन मेरे एक लीड हुआ करते थे, वो मुझे कहते थे कि यार हैंड्स और ड्रिप ये हो गए पुराने, अब ये तकनीक की बात है 1.5 साल ड्रिप वाली। अब तुम बनाओ वेबसाइट। कहता है मेरे, मैं भी पहले बहुत बड़ा चमकाता था बिहेंस और ड्रिप, उनका हो सकता है ये सिर्फ उनके एक्सपीरियंस की बताइए कि आपकी क्या थॉट्स हैं इस पे। वो कहते थे जब से मैंने वेबसाइट बनाई है ना, हालांकि वो सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर थे, बहुत अच्छे डिज़ाइनर थे वो, उनकी वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत ही बेसिक था, लेकिन कहते हैं जब से मैंने वेबसाइट बनाई है ना, मैं जहाँ अप्लाई करता हूँ वहाँ से जवाब आता हुँ। बात ठीक है, वेबसाइट का इम्प्रेशन है, वो कोई ये कह रहा हूँ कि इस मार्केट में बिहान्स की भी वैल्यू है। बिहान्स को भी एक्सेप्ट करते हैं रिक्रूटर्स। है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पहले केस स्टडी खोलनी पड़ेगी, तो रिक्रूटर कहता है मुझे इतने लिंक नहीं खोलने, वेबसाइट का ये है एक ही लिंक बताऊँ।
ठीक है, सबसे पहले होगी हमारी सीवी, फिर पोर्टफोलियो। वीडियो में केस स्टडी, खाली डिजाइन नहीं। ठीक है, मैं देता हूँ इसको। मैं ठीक है, याद रहेगा मुझे। अच्छा, उसके बाद हो गया पोर्टफोलियो। ठीक है। कुछ लोग फिग्मा के लिंक्स शेयर करते हैं पोर्टफोलियो में। वो बहुत गलत चीज है, वो यूजलेस है। क्योंकि ठीक है, रिक्रूटर है, उसके पास उसका फिग्मा लॉगिन नहीं होगा, वो लिंक ओपन करेगा, वो कहेगा फिग्मा लॉगिन करो, उसके 3-4 वो लगाए, फिर वो मतलब वेरीफाई करे, फिर खुले, फिर वो खुलने में इतना रिक्रूटर टाइम देगा ही नहीं। कंपटीशन है और उनकी रिक्वायरमेंट होती है, पोर्टफोलियो ज़रूरी होना चाहिए। पोर्टफोलियो हर जॉब पोस्ट में होता है, वो प्रेफर करेंगे पोर्टफोलियो लिंक को। सीवी होगी, उसके बाद पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो में डिफरेंट केस स्टडीज होगी। अच्छा, केस स्टडीज एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही हो या कोई भी चलेगी, सिर्फ उन्होंने आप ये देखना कि यार ये बंदा सोचता कैसे, काम कैसे कर। देखो, अगर तो आप किसी उस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, मतलब अब रियल एस्टेट में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपका केस स्टडी उस डोमेन में होगी तो वो इम्प्रेशन डालेगा। लेकिन अगर एक रिक्रूटर या जो भी पोर्टफोलियो देख रहा है वो थोड़ा अक्लमंद है, और अगर तो कोई डिज़ाइनर दे इसने केस स्टडी कैसी बनाई, इसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, तो उनके मैं कहूँगा, क्योंकि इधर होती हैं रिक्वायरमेंट्स में ना, उन्होंने लिखा होता है आपको स्पेसिफिक इस डोमेन का एक्सपीरियंस है, आपके पास डिज़ाइन है, आपके पास ये है, रिक्वायरमेंट्स में होता है। तो मैं कहूँगा कि 80% मेरी तरफ से यस है कि ये डोमेन स्पेसिफिक भी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आधा था इंटरव्यू। इंटरव्यू की क्या रेट्स हैं आपके पास? यार इंटरव्यू यही है, खुद पे थोड़ा यकीन रखो, ज़्यादा में ना रहो, क्योंकि एंग्जाइटी होती है इंटरव्यू से पहले, यार इंटरव्यू है, पता नहीं क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे। सामने वाले अभी बस नॉर्मली क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछता है, तो कोई क्वेश्चन उसने भी पूछने होते हैं, क्योंकि हर किसी से उसने पूछने हैं। तो थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और अपने मतलब कह लो कि रिसर्च अच्छी करो, इंटरव्यू से पहले तैयारी करो, ये नहीं कि ऐसे ही लैपटॉप पर इंटरव्यू देने बैठ गए। तो ही इससे पहले थोड़ी रिसर्च करो, और कंपनी के बारे में भी रिसर्च करो कि वो कंपनी क्या है, ये या वो है, और उसको बताओ कि आप उस कंपनी में अगर एज आओगे, जो पोजीशन है, तो आप उनके लिए क्या बेनिफिट दोगे, बजाय कि मैं ये कर सी पता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं फिग्मा में कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, ये कर ले। आपको थोड़ा इन चीज़ों से हट के उनको ये बताना है कि मैं इस पोजीशन के लिए क्यों बेहतर हूँ, और इससे कब क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक गुड पॉइंट होता है, उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस वो फील करते हैं कैंडिडेट में। आई थिंक रणवीर, एक टाइम के बाद ना स्किल्स जो है ना वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं। आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड की स्किल्स होती हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स तो जितने हमने लोगों का इंटरव्यू किया है सबको बनाने आते थे, ये पर क्या ला रहा है कॉम्पोनेंट्स के अलावा। आई थिंक ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये सैलरीज आ जाती हैं। मैं जब बात कर रहा था उससे, जो मैंने एजेंसी आपको बताई जिसके 93% सो कॉल्ड सक्सेस रेट था उनका, उन्होंने मुझे बताया कि मिड से सीनियर लेवल के उस तक, यानी 3 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपकी सैलरी होगी कोई 18 से 24 हज़ार AED। ये तो तो ये सच है? ये तो बहुत बड़ा झूठ भाई साहब। एक रियलिटी चेक दे दो, पाकिस्तानी को अगर आप इधर फ्रेश आ रहे हो ना, मतलब पाकिस्तान में आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, हमने गल्फ में काम कर लिया या बड़ी कंपनीज में, पर वो आपको इधर एज अ फ्रेश ही काउंट करते हैं। वो कहते हैं यूएई का एक्सपीरियंस, गल्फ का एक्सपीरियंस पाते हैं, जिस का एक्सपीरियंस लाओ जी। तो ये तो उन्होंने झूठ बोला है कि 18 to 25। नो ब्रो, % फेक है ये। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बता दिए उसने या? तो यार मेरे दोस्त है, फ्लटर में है, उसकी नहीं है, उसको 2 साल का यूए का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था। अच्छा, फ्लटर समझ रहे हो ना, फ्लटर है, उसकी नहीं है, जो पाकिस्तान में इतना अर्न करते हैं। तो ये यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट वाइज तो उसने बहुत बढ़ा के बताई है, और स्पेशली मे भी इंडियंस को लाइक है, पर पाकिस्तानियों का मैं भाई रियलिटी चेक दे रहा हूँ, हमारी इतनी वैल्यू का, उनको पता है हमारे कंट्री के हालात, और आपको इधर एज अ पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी उतना सपोर्ट भी नहीं करेगा, और पता है ये मजबूर है, ये काम में मानेंगे, तो वो मना लेते हैं, हमें मान जाते हैं। बाकी जैसे उनकी थोड़ी वैल्यू है, वो बस नेशनैलिटी वाइज भी उनके
प्लस पॉइंट बढ़ते रहते हैं तो वो उनकी डिमांड होती है अभी। अच्छा, मैंने वैसे इस चीज़ का मुझे आइडिया था कि अगर आप अमेरिका से आ रहे हैं यूएई में, आपकी सैलरी वैसे ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये है अमेरिका भी इतना मैटर नहीं करेगा जितना उसका पासपोर्ट करेगा, यानी आप जिस कौन के पासपोर्ट होल्डर है ना, उस हिसाब से आपकी सैलरी लगती है हर जगह पे, ठीक है। उस रीजन के हिसाब से वो आपको पैसे देते हैं। अब ये देख लो, यूरोपीय अमेरिकन ये जो दूसरी नेशनैलिटीज है ना, ये कभी उस कंपनी में जाएंगे नहीं जिसकी इन्वायरमेंट खराब है, जिनका लो बजट है। ये हमेशा उस कंपनी में आपको मिलेंगी जो कंपनी का एक नाम होगा, जिसकी इन्वायरमेंट कंपनी टाइप होगी। इधर से अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जब थोड़ी है फ्रस्ट्रेटेड कंपनीज, कंजेस्टेड और माइक्रो मैनेजमेंट वाली, उसमें हम लोग ही मिलेंगे, पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली। अच्छा जैन भी, यहाँ पे बड़ा स्कैम होता है। इस स्कैम से कैसे बता दो, ऐसे ये एजेंसी है जिसका मैंने बताया, क्या किसी को पे करना चाहिए जॉब के लिए, यस और नो? यार मैं नो, बिग नो। तो जॉब के लिए भी किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ रही है तो पहली चीज़ है कि आपको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा, जो सीरियस बात है। ये एजेंसीज वगैरह ये होती है यार उनके लिए, जो लेबर वगैरह है, जो नहीं ग्रेजुएट नहीं है, उनके लिए ठीक है। आप एक ग्रेजुएट हो, एआई का दौर है और आप अपनी सीवी फैला नहीं सकते मार्केट में, तो क्या है यार आप में फिर वही बात है, सॉफ्ट स्किल की भी कमी है आप में। देख लो। जैन भी 1 घंटा मैंने आपका ले लिया है, बस मैं आज मैं नए साल से क्या आखिरी क्वेश्चन पूछता, डिज़ाइन का फ्यूचर क्या देखते हैं इन द नेक्स्ट 5-10 years? डिज़ाइन यार मैं तो देख रहा हूँ अगले 5-6 साल तक भी बहुत पीक पे है। जो मैं अभी करंट सिचुएशन देख रहा हूँ वो काफ़ी पीक पे है, और मेरे अकॉर्डिंगली लगता है कि जो फ्यूचर में जो बिजनेस ओनर्स होंगे ना, वो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स होंगे। पहले तो था ना बिजनेस वाले या दूसरे डिपार्टमेंट वाले, वो लोग थे ओनर्स। उन्होंने, लग रहा है मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि फ्यूचर में जो डिज़ाइनर्स है ना, वो ओनर स्टार्टअप। ये बात वैसे मेरी पॉडकास्ट पे जो भी बंदा आया ना, उसने ये सेम बात की। क्योंकि ये रियलिटी लाग फील भी हो रही है। हाँ, आपने वैसे वो टूल्स वगैरह देखे होंगे, लवेबल, बोल्ट वगैरह, वो उन्होंने इतना इजी कर दिया ना किसी भी को बिजनेस की रीच जो है वो बीच से वो काफ़ी काफ़ी हद तक कम हो गई है। ऐसे ही है। और डेवलपर थिंकिंग दूसरा है, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वो। और रियलिटी भी ये है, जिस आजकल के दौर में जिसने प्रॉब्लम ढूंढ ली ना, अब जो लबूबू वाला था उसने कुछ तो सोचा ही था, मार्केट किया, उसने माइंड चलाया और वो देखो बिलियनियर बना। वैसे ही है, वो एक टॉय था कहने को। देख लो, और इधर लाइन लगी थी, इधर दुबई मॉल में काफी लंबी लाइन थी, सिर्फ उसको खरीदने के लिए। हाँ ना। अब ये जो नाइकी का पेयर ऑफ शूज था, ट्रेविस स्कॉट एडिशन था, वो लॉन्च होना था, लोग सुबह के टाइम थे दुबई मॉल में। दुबई मॉल के बाहर थे या अंदर ये मुझे भूल गया, पर सुबह सुबह पहुंच गए थे लोग सिर्फ वो पेयर ऑफ शूज लेने के लिए, और वो पाकिस्तानी में करेंसी में लाखों में था शूज वो। ऐसे या वो मैंने ये भी सुना था कि दुबई मॉल में जब आप आईफोन लेके निकलते हैं ना, तो बाहर एक बंदा खड़ा होता है जो आपसे कहता है यार ये भी लेके निकले हो, मुझे बेच दो। वो तो एप्पल को तो छोड़ ही दो ना, वो तो हर साल होता है। वो क्या बजट खुलता है, लोग जा मॉल में ही सोए होते हैं, और जा उधर ही लोगों को ही फिर ये दुकानों वाले होते हैं, उनको ही बेच रहे हो। वो एक अलग लेवल है, वो तो एक ट्रेंड है ना। ये मैं एक शूज है यार, 2 दिन बाद ले लेना, नहीं, टाइम चाहिए। अब लबूबू के लिए इतना एक टॉय है ना, उसके लिए लोग लाइक लगे हुए हैं। अला इधर छोटी मोटी शॉप है, उधर भी पड़ा हुआ है लबूबू। अब उसकी कोई कदर नहीं है अभी। वही ना, वो फिर चाइना है, वो आपको पता है, वो कॉपीज निकालते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं कि ओरिजिनल और उसमें फर्क नहीं पता लगता। ऐसी ऐसी हाँ ठीक है जैन भाई, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आप अपने स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करेंगे, जैसे लगता है कि हम पाकिस्तान में इकट्ठे काम करते हैं। बिल्कुल, मेरा तो पहला पॉडकास्ट था, मैं थोड़ा, मुझे एंग्जाइटी सी फील हो रही थी कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं है वो, पर आपने बड़ा किसी भी घबराहट वाला नहीं फील हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।